जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर गाइस लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। एंड मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करेंगे बिना स्किप किए तो आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी पॉइंट अच्छे से कवर करने वाला हूं। जैसे कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो कैसे आपको इसमें लॉगिन करके अपना फॉर्म भरना है, या फिर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो जब आप लॉगिन करेंगे अगर उसमें आप आपका लॉगिन डिटेल भूल गए तो आपको कैसे रिकवर करना है वो बताया जाएगा। और फिर लॉगिन करके अगर आपको अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करनी है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई गलती हो गई थी तो वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको डिटेल्स को मॉडिफाई करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। एंड अगर आप फ्रेशर है तो कैसे आपको इसमें OTR करते हुए ईमेल OTP वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी, चाहे आप SC हो चाहे ST हो चाहे फिर OBC हो, फिर आधार लिंक आपको कैसे करना है बैंक अकाउंट वाला वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है, चाहे आपने ITI की है, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, चाहे आपने डिग्री किया है, सभी के लिए अच्छे से अलग अलग करके एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि किस तरह से क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, कैसे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, क्योंकि फोटो सिग्नेचर में बहुत कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करे। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फोटो कैप्चर करते हुए, तो जिससे कि आपका फोटो कैप्चर हो जाए, वो सब आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो वीडियो को जैसे कि मैंने कहा कि पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि 11,127 पोस्ट इसमें निकाली गई है। और गाइज आप यहां पर ये फॉर्म सिर्फ 14 जून 2026 तक भर सकते हैं, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से 3-4 दिन ही बचे इस फॉर्म को भरने के लिए। और क्या पता आप इस वीडियो को किस दिन वॉच कर रहे हो, तो बस उस दिन ही आपको देख लेना कि लास्ट डेट यहाँ पर 14 जून 2026 है, तो हिसाब लगा लेना कि मेरे पास कितने दिन या फिर कितना समय बचा है और उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर लेना। इसमें गाइज फीस की अगर बात करें, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो बता दूं कि जनरल OBC और EWS के लिए 500 और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट जिसमें कि फीमेल भी आता है, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो, इनको 250 रुपये पे करने होंगे। एंड जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके कुछ दिन बाद में आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा या फिर आपको एक मौका मिलेगा कि आप आपकी फ़ीस रिफ़ंड करा सकते हैं। और जो रिफ़ंड होगी फ़ीस, जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल EBC इनको पूरी की पूरी रिफ़ंड होगी, और जो जनरल OBC EWS हैं इनको 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम आपको अटेंड करना अनिवार्य है, चाहे आप एग्ज़ाम पास करें चाहे फेल करें, फ़ीस आपको तब भी रिफ़ंड की जाएगी। फिर आप क्वालिफिकेशन की जानकारी देखेंगे कि अगर आपकी ITI है, आप ITI से अप्लाई करते तो आपकी ITI इनमें से किसी ट्रेड में हो, डिप्लोमा से अप्लाई करते तो डिप्लोमा आपका इनमें से किसी ट्रेड में हो, डिग्री से अप्लाई करते तो आपका डिग्री इनमें से किसी ट्रेड में हो। एज लिमिट आपके 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद गाइज अगर आपने अभी तक भी इसमें अप्लाई नहीं किया है और आप एलिजिबल भी है और आपका इंटरेस्ट भी है और आप बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके 2 माध्यम से लॉगिन हो सकते हैं। पहला लॉगिन विद आधार, अगर आप ये माध्यम सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर वो फ़ोन नंबर डालना है जो कि आधार के साथ में लिंक है। फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है, आपके नंबर पर OTP जाएगा जो आप यहां पर डाल करके ये टिक करेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद में आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आकर के अप्लाई करना है। एंड दूसरे माध्यम से आप है लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, इस माध्यम से भी लॉगिन हो सकते हैं। इसमें आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है, अपना पासवर्ड डालना है जो आपने उस वक्त बनाया था जब आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था, और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अब गाइज अगर आप ये पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना, अपना रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करना। देन जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होगा तो आपको एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। अब गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 या 2025 के अंदर कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार इस वेबसाइट को देख रहे हैं और पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको पहले इसमें अकाउंट क्रिएट
करना होगा। इसके लिए आप क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर प्लीज नोट करके भी उनको यही चीज बोली जा रही है कि अगर आपने 2024 या फिर 2025 के अंदर कोई भी CAN का फॉर्म जो कि RRB के द्वारा इशू किया गया वो भर लिया था, तो आप इसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अब आप इस वाले इंटरफेस पर आए हैं या फिर यहाँ तक आए हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बार कोई फॉर्म भर रही है इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, तो आप यहाँ पर इस प्लीज नोट को ओके कर दीजिए। अब आती है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और गाइज इस फुल नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर गाइज आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फादर नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, माताजी के नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आती कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप आपकी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी इस ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट मोबाइल OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन नीचे यहाँ पर है। एक है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी परमिशंस अलाउ कर देंगे और जो आपकी डिटेल्स हैं जो भी आपने वहां पर डिजिलॉकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो यहाँ पर सभी फैच कर ले जाएंगे। और अगर आप आधार कार्ड के थ्रू इसमें वेरिफिकेशन कराना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको आधार की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। वो कैसे आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा है। जैसे आप आपका आधार नंबर डालेंगे, जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर एक OTP आपको सेंड किया जाएगा। वो OTP डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे। फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे अपनी मर्जी से और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से जानकारी एक एक करके चेक कर लेना क्योंकि ये वो सब जानकारी है जो कि करेक्शन के टाइम भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी अच्छे से चेक करने, टाइम लगा करके एक एक स्पेलिंग, ताकि आपको पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो तब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 विकल्प हैं। एक है आधार वाला, अगर आपने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करके आपका वो नंबर डालिए जो आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक कीजिए और जो OTP आएगा वो यहाँ पर डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालना और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर OTP सेंड करने का विकल्प आएगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप OTP ईमेल पर चाहते हैं या फिर नंबर पर, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है तो भी आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो गाइज तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा। अगर आप यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल मॉडिफाई करना चाहते हैं और आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोला है कि योर प्रोफाइल कंटेन्स 2 एडिटेबल सेक्शन, जो कि है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप इन 2 सेक्शन को एडिट कर सकते हैं।
ये उनके लिए जो कि इसमें पहले से रजिस्टर्ड है, क्योंकि वेबसाइट 2024 के अंदर लॉन्च हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन में चेंजेस करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं, आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है, जैसे कि आपका कंट्री ऑफ नेशनलिटी, रजिस्टर्ड कैंडिडेट फुल नेम, फिर आपका रजिस्टर्ड फादर नेम, उसके बाद में रजिस्टर्ड मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, तो इनमें से जो भी जानकारी आपको चेंज करनी है उसी के सामने आपको पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और उस सेक्शन को आप एडिट कर सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चाहे वो आपकी ईमेल आईडी हो, चाहे फिर वो आपका नंबर हो, और जो भी आपको चेंज करना है वो करके आपको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद गाइज आपको अगेन ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आना है और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको आपका जोन सेलेक्ट करना है, जिस भी जोन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से अपना जोन सेलेक्ट कीजिए, आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन के ऊपर टिक कर दीजिए एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सेल्फ असेसमेंट से जुड़े हुए कुछ सवाल आएंगे। जैसे कि पहला सवाल है, डू यू हैव एनी स्टैमरिंग, स्पीच इम्पेडिमेंट और फ्रीबल वॉइस डेट में अफेक्ट क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि आपको बोलने में बेसिकली क्या दिक्कत है, आपको फीबल जो वॉइस है वो क्या अफेक्ट करती है, या फिर कोई भी जो इनमें से जो यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई है, इनमें से कोई भी चीज़ें जो कि आपको कम्युनिकेशन करने में अफेक्ट करती है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आप बिल्कुल अच्छे से बोल सकते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप सिंपल इसमें नो कर दीजिए। फिर अगला सवाल पूछा है कि डू यू हैव एनी हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि क्या आपको सुनने में कोई दिक्कत है, पार्शियल या फिर कंप्लीट कम सुनता हो या फिर बिल्कुल भी नहीं सुनता। अगर हाँ तो आप इसमें सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। तीसरा सवाल है कि डू यू हैव अनएडेड विजन, आपका जो विजन है वो जो कि यहाँ पर 6/6 इन बोथ आइज, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्स यू आर मेडिकली नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि आपका आई विजन 6/6 होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप इसमें मेडिकली फिट नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद अगला सवाल है, डू यू यूज स्पेक्ट्रल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज और एनी विजुअल एड फॉर डिस्टेंस विजन, क्या आप डिस्टेंट विजन के लिए इनमें से कोई भी चीज़ यूज करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने पर इसका मतलब है कि आप इसमें मेडिकली फिट नहीं है। इनको बिल्कुल ऐसा चाहिए जो कि ना तो चश्मा यूज करता हो, ना ही कॉन्टैक्ट लेंस यूज करता हो, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से जो डिस्टेंस विजन है, दूर की जो उसकी नज़र है वो तेज़ होनी चाहिए, यानी कि ठीक ठाक होनी चाहिए, वो इनमें से कोई चीज़ यूज ना करता हो। तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए कि मैं इनमें से कोई भी चीज़ यूज नहीं करता। अब अगला सवाल है कि हैव यू एवर अंडरगोन LASIK, PRK और एनी रिफ्लेक्टिव आई सर्जरी टू इम्प्रूव विज़न, क्या आप इन सर्जरी से गुजरे हो अपनी जो आई है उसको अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने पर फिर भी आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल नेचुरली ठीक होने चाहिए। अगर आप अपने विज़न को इम्प्रूव करने के लिए इन सर्जरी से गुजरे हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें यहाँ पर आपको नो करना है। फिर 6 सवाल है कि डू यू हैव एनी कलर ब्लाइंडनेस और डिफ़िकल्टी, तो बेसिकली क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस है, रेड ग्रीन का कुछ आपको इशू है। अगर हाँ तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर सेक्शन भी आता है मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड। इसमें सवाल नंबर 7 में पूछा कि डू यू सफ़र फ्रॉम एनी साइकेट्रिक, न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव डिसऑर्डर अफेक्टिंग अल्टरनेस, जजमेंट और रिएक्शन टाइम, यानी कि क्या आप इन जो यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई है इनसे ग्रसित है, जो कि यहाँ पर आपका रिएक्शन टाइम कम करता हो। अगर हाँ, अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से या बीमारी से ग्रसित है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। 8वां सवाल आता है कि डू यू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट ब्लैकआउट्स, सीजर्स, वर्टिगो और सडन लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, बेसिकली अचानक से चक्कर आ जाते हैं या फिर ब्लैकआउट हो जाता है। अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं या फिर की है तो आप यस करेंगे, और अगर आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, आपका बिल्कुल मस्त हो, आपका बॉडी एकदम सही से चकाचक काम कर रही है, तो आप सिंपली इसमें भी नो कर देना। बेसिकली इस बार ये बहुत ही स्ट्रिक्टली पहले ही मेडिकल चीज़ें आपसे ले रहे हैं, नहीं तो ये चीज़ें बाद में होती थी मेडिकल एग्जाम के टाइम पर, बट ये शुरुआत में पूछ रहे हैं ताकि कैंडिडेट की संख्या उतनी ज़्यादा वहाँ पर न पहुँचे जितनी वहाँ पर पहुँचती है, और फिर बाद में उनको बाहर निकालना पड़ता है। अब अगला सवाल आता है कि आर यू कैपेबल ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन एंड कंसंट्रेशन फॉर लॉन्ग ऑपरेटिंग हॉर्स, यानी कि क्या आप कैपेबल है जो कि
अगर लॉन्ग होवर ऑपरेटिंग होवर हो, आपको ज़्यादा समय के लिए काम पर रखा जाए और जो अटेंशन है वो आपको देनी पड़े, उसके लिए आप कैपेबल है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करेंगे तो ये कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर 10वां सवाल आता है कि हैव यू बीन डायग्नोस्ड विद डायबिटीज़ मिलिटस, तो क्या आप डायग्नोस्ड हुए, ग्रसित हुए डायबिटीज़ मिलिटस से? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि हैव यू बीन डायग्नोस्ड विद हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर, क्या आप हाई ब्लड प्रेशर से डायग्नोस्ड हुए हैं, यानी कि ग्रसित हुए हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल नंबर 12 है, डू यू हैव एनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और क्रोनिक सिस्टमेटिक इलनेस, तो अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है जो यहाँ पर मेंशन की गई है, फिर इनमें से कोई भी लक्षण है जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो यस, नहीं तो नो करेंगे। सवाल नंबर 13 कि आर यू करंटली टेकिंग मेडिकेशन डेट में कोज ड्रोसीनेस, डिलेड रिएक्शन और इम्पेयर्ड अल्टरनेस, तो अगर आप यहाँ पर करंटली इनमें से किसी भी प्रॉब्लम के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइज एक और सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 14, डू यू कंज्यूम नार्कोटिक्स, ड्रग सब्सटेंसेस और हैबिट फॉर्मिंग इंटॉक्सिसेंट्स, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ें ले रहे हैं, कंज्यूम करते हैं, बेसिकली क्या आप कोई नशा करते हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना, नहीं तो आप नो कर देंगे। डू यू कंज्यूम एल्कोहल हैबिचुअली और इन मैनर अफेक्टिंग वर्क ऑल्टरनेस, यानी कि क्या आप आदतन अल्कोहल लेते, कंज्यूम करते, या फिर ऐसा कोई ऑल्टरनेस जो कि आपका जो वर्क हो रहा है उसको अफेक्ट करता हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथलेस, तो यहाँ पर आपको बोला कि आई हैव डिक्लेयर्ड, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, जिनके सवाल मैंने सही किए दिए हैं, वो मेरी अकॉर्डिंग सही है। अगर किसी भी चीज़ में मैं गलत पाया जाता हूँ तो मेरा जो फॉर्म है वो रद्द किया जा सकता है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अब आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो पहला सवाल है मैरिटल स्टेटस का, तो अनमैरिड हो या मैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपसे पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्पशन, जो SC ST और OBC को एंड फीमेल को जो छूट मिलती है, क्या आप वो आप लेना चाहते हैं? अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने के बाद में आपको पूछा कि यू हैव क्लेम्ड वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी, और उसके बाद में यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मेंशनिंग योर माइनॉरिटी कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है या फिर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जिसके तहत आपको फी वेवर चाहिए, उससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बेसिकली ये सवाल उनके लिए भी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जनरल OBC से 500 रुपये फीस ली जाएगी और बाकी कैटेगरी से 250। जब आपका CBT हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, चाहे आप वो पास करे चाहे फेल करे, तो गाइज आपको जनरल OBC को 400 रुपये फीस रिफंड होगी और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो ये उससे जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आप इसमें नो कर देते हैं तो गाइज जो फीस रिफंड होती है वो रिफंड आपको नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि हमें फीस रिफंड नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो फिर गाइज आपको आपकी फीस रिफंड की जाएगी एंड इसमें आपको सभी को यस ही करना हो कि हाँ मैं अपनी फीस रिफंड चाहूँगा जब भी फीस रिफंड का प्रोसेस आपसे कराया जाए। इसके बाद यहाँ पर आते हैं मदर टंग, तो भी जो भी आपकी मातृभाषा है, मातृभाषा मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज आप बोलते हैं, जो भी आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वही आपकी मातृभाषा कही जाती है, तो आप यहाँ पर अपनी मदर टंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इनमें से जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसी लैंग्वेज में आपको आपका एग्जाम देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है, कोई तिल हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना, जो भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है। फिर सेकंड निशान, ये तो आपने पहला मार्क लिख दिया, अब आपको दूसरा मार्क जो भी आपकी बॉडी के ऊपर है एक से ज़्यादा, उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आपके सामने कम्युनिटी डिटेल आएगी। इसमें गाइज आपको बता दूं, अगर आप जनरल है, अनरिजर्व हो, तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। आप सिंपली नीचे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे, जहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है,
डिस्ट्रिक्ट एड्रेस के सेक्शन में कंप्लीट एड्रेस डाल देना, जो भी आपका एड्रेस है, और जो आपका नज़दीकी सिटी है वो आप डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे। एंड अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से इस तरह परमानेंट एड्रेस फिल करके सेव करेंगे और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। बट गाइज अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे। चलिए दिखाता हूँ एक करके कि किसके सामने क्या ऑप्शन आएंगे। अगर आप यहाँ पर एसटी सेलेक्ट करते हैं, आप एसटी कैटेगरी से आते तो आपको बोला है कि ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एससी एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत एससी एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वही रिजर्वेशन के लिए योग्य होंगे, बाकी कोई योग्य नहीं होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल का ही बना होना चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर कम्युनिटी में ओबीसी सेलेक्ट करते तो आपसे सेम सवाल बोला है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के द्वारा बना होना चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और अगर आप यहाँ पर कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको यहाँ पर बोला है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन रिक्वेस्ट फॉर्मेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 एंड वैलिड फॉर द ईयर 2025-2026 एंड इशू ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2026। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उनका जो एसेट एंड इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट। यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 14 जून 2026 इसके बाद का भी ना हो, 1 अप्रैल से लेकर के 14 जून 2026 के बीच का बना होना चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज अगर आप कम्युनिटी में ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर ओबीसी। तो आपको बताना होगा कि आप क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर है उनको यहाँ पर जैसे कि जनरल को कंसिडर किया जाता है, जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता उनको क्रीमी लेयर वालों को एज जनरल कंसिडर किया जाएगा। एंड अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो फिर गाइज आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 14 जून 2026 के बीच का बना होना चाहिए और आपकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम रहनी चाहिए। जिसकी इससे ज़्यादा होगी तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप एसटी है तो भी आपके सामने इसी तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे पूछा नेम ऑफ द कास्ट। तो आपकी कास्ट क्या है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का वो कुछ इस तरह का रहेगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये सेंट्रल का ये बना हुआ है, मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पर आपकी जो कास्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। इसी में अगर आप सर्टिफिकेट को पढ़ेंगे तो एक जगह पर आपको आपकी कास्ट देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग टू द तेली कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पर जिस कैंडिडेट का ये सर्टिफिकेट है वो तेली कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो आपकी जो भी कम्युनिटी है वो आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देनी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, अब यहाँ पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक है यही आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है। तो आपको यहाँ पर वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर फिल कर देना है। उसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी, इनमें से ये जो यहाँ पर पोस्ट है इन पोस्ट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सी पोस्ट ने जारी किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश लिख करके तहसीलदार लिखा है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें नीचे की तरफ सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट को लिखा गया है वही पोस्ट आपको यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर तहसीलदार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये इशू स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से जारी हुआ है। उसके बाद में कौन सी डेट में जारी हुआ है वो भी आप यहाँ पर जारी दिनांक के सामने देख सकते हैं। तो जिस भी डेट में जारी हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। बट गाइज ये भी ध्यान रखना है कि आपका 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 14 जून 2026 के बीच का बना होना चाहिए। जिसका इसके पहले का होगा वो मान्य नहीं होगा, इसलिए आपको नया बनवा करके यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट एड्रेस है नीचे, अब और आपका परमानेंट एड्रेस है। इसमें गाइज आपका जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस आपका जो भी है वो आप एड्रेस के सेक्शन में डालेंगे। फिर आपका जो प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी है या मेजर टाउन है आपका वो आप भर देंगे इस सेक्शन में। पिन कोड आपका जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर देना, नहीं तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर सेम है तो यहाँ पर टिक करके सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा और आपको कहना है कि आई हियर बाय कंसेंट दैट माई रिफंड में बी क्रेडिटेड
टू द बैंक अकाउंट लिंक्ड विद माई मेंशन आधार नंबर। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर टिक करना। कुछ सवाल है जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। क्या आप एक एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है आपको यहाँ पर आपका करंट एम्प्लॉयमेंट, तो आपका करंट डिपार्टमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर नॉट एप्लीकेबल। अगर आप अभी कोई जॉब नहीं करे, क्या छोटी मोटी जॉब करे, तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना। फिर पूछा कि क्या आपके पास एनएसी है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, तो आप जो कि आपने एनसीवीटी के द्वारा किया हो तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको बताना हो कि कौन से ट्रेड में आपने ये किया है और कब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, कब तक ट्रेनिंग की थी, और इज योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, उसका आपको आंसर देना है यस या फिर नो। अगर यस तो फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट, मार्क्स ऑब्टेंड और फुल मार्क्स, अगर नहीं तो नो। एंड अगर आपके पास ये नहीं है जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, कोर्स कंप्लीट किया हो आपने रेलवे के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, तो आप सिंपली नो कर दीजिए कि मैंने नहीं किया। इसके बाद आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी। यहाँ पर गाइज आप पहले तो आप वो नंबर डालिए। बेसिकली अगर आपका सवाल आने वाला है ये वाला कि सर क्या मैं किसी और का आधार नंबर दे सकता हूँ जिसमें कि मैं फीस रिफंड चाहूँ, तो हाँ आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही यहाँ पर अकाउंट लिंक करें। अगर आपका नहीं हो रहा है और आप किसी और का देना चाहते हैं तो आप किसी और का भी दे सकते हैं, और आपका भले ही लिंक भी हो रहा हो फिर भी आपको अपने फादर का, अपने फ्रेंड का, अपने रिलेटिव का, किसी का भी अकाउंट नंबर देना है जो कि आप देना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई इस वाली बात नहीं है, इसमें आपकी सैलरी नहीं आएगी, ये सिर्फ फीस रिफंड से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर आपका जिसका भी आपको अकाउंट लिंक करना है उसका नंबर आधार का 12 डिजिट का डाल दीजिए। गाइज अगर कोई इशू ना हुआ तो आपका यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से अकाउंट लिंक हो जाएगा बहुत ही आसानी में। एंड अगर आपका लिंक नहीं हो रहा है तो गाइज आप उसका डाल लीजिए इसमें आधार नंबर, जिसका जो आधार नंबर है और बैंक है वो लिंक हुआ हो। इसके बाद आप सेव करेंगे, ये जानकारी सेव हो जाएगी और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो सबसे पहले अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो भी आप दे सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। फिर आपको बताना है कि आपने आपकी 10वीं कौन सी स्टेट से की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है, और डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अपने बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर बताना है जिस भी बोर्ड के द्वारा आपने की है। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था, वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आपका महीना और फिर यहाँ से डेट, इस तरह से आपकी डिटेल्स आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर 10वीं का जो भी रोल नंबर था वो यहाँ पर डाल देना है, और आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है या सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे वो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, चाहे वो ITI हो, चाहे वो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो। मान लीजिए आपके पास ITI है तो आप ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बताएंगे कौन से ट्रेड में आपने की है, स्टेट बताएंगे जहाँ से आपने की है, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जहाँ से आपने आपकी ITI की है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ से की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि सर्टिफिकेट NCVT के है या फिर SCVT, जिसके द्वारा भी है वो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। और सर्टिफिकेट टाइप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है और ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देना है। अब अगर आप यहाँ पर डिग्री के माध्यम से अप्लाई करें तो आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डिसिप्लिन में इनमें से कोई एक डिसिप्लिन आपका डिग्री का होना चाहिए, आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो पूछा नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के ऊपर कौन सा कोर्स लिखा हुआ है वो कोर्स का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। स्टेट बतानी है जहाँ से आपने किया है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है जहाँ से आपने किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज। एंड अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप 3 ईयर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे। डिसिप्लिन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपके डिप्लोमा के अंदर जो सर्टिफिकेट है कौन सा कोर्स उस पर मेंशन है वो कोर्स आपको एग्जैक्टली यहाँ पर लिखना होगा। स्टेट बतानी होगी, डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम और डेट ऑफ पासिंग। एंड अगर आप यहाँ पर NAC दे रहे हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पर डिसिप्लिन बताना होगी, कौन से डिसिप्लिन में आपने इसको किया है। स्टेट बतानी होगी, डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से किया है, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू है और सर्टिफिकेट टाइप, और फिर आप ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी का बता दिया है कि किसको किस तरह से जानकारी भरनी है। और अब आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर
पहले लाइव फोटो कैप्चर करेंगे और कैप्चर करते समय आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि किस तरह का फोटो रिजेक्ट होगा। ये सिग्नेचर के आपको डेमो दी है कि किस तरह का सिग्नेचर रिजेक्ट होगा और किस तरह का एक्सेप्ट होगा। इसी प्रकार से फोटो किस तरह के एक्सेप्ट होंगे, किस तरह के रिजेक्ट, वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर टिक करेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज यहाँ पर फाइनली मैंने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लिया। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा इशू आया है और आपको भी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो लाइव वाला, इसमें आपको बैकग्राउंड लाइट वाइट रखना है, तभी ये अपलोड हो पाएगा। और सिग्नेचर भी इस तरह से आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे जैसे दोनों फाइल इस तरह से अपलोड हो जाए और फिर सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर गाइज आपको आपकी प्रेफरेंस देनी है जोन की, आप इसके ऊपर इस तरह से टिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। पहले इसमें आपको बताना है कि कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट अपना नाम लिख देते हैं, आपको आपका नाम नहीं बल्कि जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम आपको देना है और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जो भी जानकारी आपने भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो सभी आपके सामने आएगी। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू एनी करेक्शन इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। अगर आपने यहाँ पर एक बार सबमिट कर दिया तो इसके बाद में आपको फी पेमेंट करना होगा और जब आप फी पेमेंट कर देंगे और उसके बाद आपको पता लगे कि यार मैंने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो गाइज जब आपका करेक्शन आएगा उस वक्त आप उसको सही कर सकते हैं। इसके पहले तक आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको सबमिट करना है और फिर अपना फी पेमेंट कर देना है। और फी पेमेंट करने के बाद में आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के सेक्शन में आकर के यहाँ से आपका जो फॉर्म का प्रिंट है वो ले लेना है। इस तरह से गाइज आप लोग RRB ALP ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय